ठीक है। जो सेल डिवाइड होता है वो होता है पेरेंट सेल, और जब वो डिवाइड होकर नए सेल बनाता है तो वो सेल को हम क्या नाम देते हैं, जो नए सेल बनते हैं उनको हम नाम देते हैं डॉटर सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गई पेरेंट सेल कौन सा होगा, जो डिवाइड होगा। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है, पेरेंट सेल है, और जब डिवाइड हो चुका होगा और नए सेल जो बना देगा उन नए सेल्स को हम नाम देंगे डॉटर सेल्स का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेल डिवाइड करने से पहले, ये पे जो जहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गई है, इस डिवीजन से पहले बता रहे हैं द पेरेंट सेल पासेस थ्रू अ फेज। पेरेंट सेल एक फेज में से गुजरते हैं। ठीक है, एक स्टेज आती है उनके पास, उस स्टेज में से वो गुजरते हैं। ठीक है, उस स्टेज में से उनके लिए गुजरना ज़रूरी होता है, अगर उस स्टेज में से नहीं गुजरेंगे तो वो आगे डिवाइड नहीं कर सकेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो सेल डिवीजन से पहले वो एक स्टेज में से गुजरते हैं, एक फेज में से गुजरते हैं, और उस फेज को नाम क्या दिया गया है, इंटरफेज का। ठीक है, और उस फेज को क्या नाम दिया गया, इंटरफेज का। अब इंटरफेज क्या चीज़ है वो देखते हैं। ठीक है, इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस चलती हैं। ठीक है, ये इंटरफेज है, इसके अंदर 3 फेजेस चल रही हैं, एक है G1, एक है S फेज और एक है G2 फेज। ठीक है, ये 3 फेजेस होती हैं इंटरफेज के अंदर। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो वो पहले इन तीनों फेजेस में से गुजरता है, उसके बाद वो अपना सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। ठीक है, G1, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, इन तीनों फेजेस का अपना अपना काम होता है, सेल को डिवाइड करने के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, G1 क्या करती है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, डुप्लीकेट्स ऑर्गेनाइज एंड पहले एस फेज चलती है। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए इज रेप्लिकेटेड, जो सेल के अंदर डीएनए है। ठीक है, जो हमने कल वीडियो मैंने आपको सेंड की उसके अंदर बताया गया है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ठीक है, सेल के अंदर, तो वो डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप को, ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमैटिड, और इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अभी आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि सेल डिवीजन से पहले सेल एक फेज में से गुजरता है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर जो एस फेज होती है, उस फेज के अंदर क्रोमोसोम में डबल होना होता है। कल हमने क्रोमोसोम देखे थे उस वीडियो में, आगे मैं आपको दोबारा वो दिखाऊंगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होना होता है, डबल होना होता है। ठीक है, इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम्स में क्या होना होता है, डबल होना होता है, इसलिए वो इंटरफेज में से गुजरते हैं। अभी जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि सेल डिवीजन से पहले सेल जो है वो एक फेज में से गुजरता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, और वो इंटरफेज में से इसलिए गुजरता है कि वो अपने क्रोमोसोम्स का नंबर डबल करे। ठीक है, डुप्लीकेट हो जाए, डबल कर ले अपने क्रोमोसोम के नंबर को, और वो डबल होते हैं एस फेज में। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ से वो डबल हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, 1 से 2 बन गए, तो ये डुप्लीकेशन है, और ये डुप्लीकेशन कहाँ होगी, इंटरफेज में। ठीक है, समझ आ गई है, इसलिए सेल ने इंटरफेज में से गुजरना जरूरी होता है, क्योंकि इंटरफेज में से गुजरेगा तो क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा। ठीक है, उसके बाद है जी ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगी। डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप, क्रोमोसोम्स की कॉपीज बन जाएंगी। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसकी कॉपी बन गई दूसरा। ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच हो गया, तो इंटरफेज में से गुजरना भी जरूरी होता है क्योंकि क्रोमोसोम ने डबल होना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सेल डिवीजन के बाद हमारे पास सेल डिवीजन के अंदर ही, ठीक है, सेल डिवीजन जब हो रही होती है तो उसके अंदर ही 2 किस्म की डिवीजन होती है, 2 टाइप की डिवीजन होती है। ठीक है, 2 फेजेस होती है उसकी डिवीजन में। एक है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन आपको नाम से पता चल गया होगा कौन सी डिवीजन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन, या इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, इसका सेकंड नेम भी है। ठीक है, आपकी बुक में अगर ये लिखा हुआ तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस इसको बोलते हैं, और दूसरी डिवीजन जो है वो हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कौन सी डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस। एक डिवीजन है न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन देखते हैं, या कैरियोकाइनेसिस वो क्या चीज़ है। नेम से आपको पता चल गया है न्यूक्लियर, तो मतलब यहाँ पे किसकी डिवीजन हो गई है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। ठीक है, किसकी डिवीजन होगी न्यूक्लियर डिवीजन में, न्यूक्लियस की। देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो उस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की डेफिनेशन भी आ जाती है या न्यूक्लियर डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होगा तो उस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन। हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखें, ये है कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस जो चल रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है सराउंडिंग में, उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमैटिन थर्ड लाइन स्ट्रक्चर में पहले प्रेजेंट होते हैं जब अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ होता, लेकिन जब सेल डिवाइड हो जाता है और डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड लाइन स्ट्रक्चर अरेंज कर लेता है अपने आप को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है,
जब ये डिवाइड हो गया सेल, तो सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, एक इस सेल में और एक इस सेल में। तो एक से क्या हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। तो इस डिवीजन को हमने क्या नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे कौन डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो उसका नाम क्या है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये आपको पता होगा, मैंने बताया भी है आपको कितनी दफ़ा, कि जो सेल के अंदर जेली लाइक लिक्विड, ये जो आपको अंदर स्किन कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा क्या है, जेली लाइक लिक्विड है। जब साइड डिवाइड हो रहा था तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है इसमें भी डिवाइड होना होता है, तो ये भी जब डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। देख लेते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, ये अंदर जो स्किन कलर का मटेरियल है वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, डिवीजन हुई यहाँ पे, तो आधा मटेरियल इधर आ गया, आधा मटेरियल इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइप की डिवीजन थी हमारे पास। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो है वो हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो आपको बताया था मैंने। न्यूक्लियस के अंदर ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होना होता है तो ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। ठीक है, ये जो पीछे थर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्रोमैटिन है, डीएनए। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन है, ये जो पीछे थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जाल सा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो जाल सा आपको नजर आ रहा है ये सारा क्या है, थर्ड लाइक जो मटेरियल है ये डीएनए है और प्रोटीन्स हैं। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये थर्ड लाइक मटेरियल सारा अरेंज होके इस क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ये क्रोमैटिन सोल था वो डबल कर लेता है, अपने आप को क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, और ये सब कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, जो आपको सबसे पहले डायग्राम में नजर आया था। ठीक है, ब्लू कलर का, वो क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं इसमें हमने क्या याद करना है। न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल द सेल एक्टिविटी। हमें पता है न्यूक्लियस क्या है, सेल का वो हिस्सा है जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करे। ठीक है, सेल के अंदर जो जैसा हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसा सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने पीछे बात की है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, बेसिकली डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन्स हैं। और डीएनए का क्या मतलब है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डीऑक्सीराइबो एंड फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए वो मटेरियल है, पीछे हमने बात की थी हेरिडिटी की। ठीक है, जो मैं आपको कहा था आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी होती है जो पेरेंट्स को चिल्ड्रन से या चिल्ड्रंस को पेरेंट्स से रिजेंबल करवाती है। ठीक है, तो डीएनए वो मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है आगे कि चिल्ड्रंस के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, कौन कौन से ट्रेड्स आएंगे, उनकी बॉडी किस तरीके से डेवलप होनी है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए डीएनए की इन्फॉर्मेशन में, जो ये इन्फॉर्मेशन पीछे से लेके आ रहा होता है, तो फिर फॉल्ट आ जाता है न्यूजेनेशन। ठीक है, DNA is a material that contains complete set of instructions for developing new cell or organism. That's why DNA is called hereditary material. इसलिए हम डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन लेके आती है जो हमारी बॉडी के अंदर आती है कि हमारी बॉडी के कौन से सेल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक सारे फंक्शन, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कौन लेके आता है, डीएनए। ठीक है, हमारे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, हमारे आई कलर, ठीक है, हमारा हेयर कलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है फॉर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फॉर डेवलपिंग न्यू सेल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर वन काइंड ऑफ स्पीशीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल रिमेन द सेम। हमने पीछे क्रोमोसोम की बात की है, तो क्रोमोसोम का नंबर होता है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडीज के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होता है। स्पीशीज कौन सी होती है, जैसे हमारी ह्यूमन स्पीशीज है, हम सारे इंसान हैं तो हम एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, सारे जो मंकीज हैं वो सारे एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आ सकते। ठीक